हेलो नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। द नोटबुक एज एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू की न्यूज़ प्लस एडिटोरियल डिस्कशन के साथ हम हाजिर हो गए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 2-3 आपके पॉलिटिकल एंगल हैं उसमें, लेकिन साथ के साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ है जिसके बारे में हम बात करेंगे। पहला तो रॉयल्टी और टैक्स को लेकर के क्या बातचीत है कोयला क्षेत्र में, और जो भी यहाँ पर परमिशन दी जाती है कोयला खनन को लेकर के, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ के साथ में अगर हम बात करें एडिटोरियल के बारे में, तो एडिटोरियल में आज 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एक तो कोल माइनिंग से ही रिलेटेड है, जहां पर हम बात करेंगे कि क्या ऐसे चैलेंजेस है जिसकी वजह से इंडिया में इलीगल कोल माइनिंग बहुत हो रही है। गवर्नमेंट्स को भी पता होता है इन सारी चीज़ों के बारे में, बट फिर भी जो है वो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स जो है सही तरीके से नहीं आ पा रहे हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ के साथ एक जो एडिटोरियल है वो आपके डिमेंशिया से रिलेटेड है। बेसिकली जो एल्डरली पीपल होते हैं उनको इस बीमारी से बहुत ज़्यादा जूझना पड़ता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या ये बीमारी है, क्या कंसर्न है। लैंसेट की रिपोर्ट, साथ के साथ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार इन सारे टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए एक एक टॉपिक के ऊपर में चर्चा को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हाइलाइट्स देख लेते हैं किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आज हमें डिस्कशन करना है। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड आज फ्रंट पेज पे कौन सी न्यूज़ आई है, तो वो है कि सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की अभी बेंच बैठी हुई थी और इन्होंने क्या किया है, अभी रॉयल्टी को लेकर के कुछ क्लैरिटी दी है। बेसिकली रॉयल्टी और टैक्स 2 टर्म्स होते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर बात बोली गई है कि जो रॉयल्टी वगैरह होती है मिनरल्स के ऊपर में, वो जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का क्या है, अथॉरिटी है, और टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो यहाँ पर बात बोली गई है कि रॉयल्टी को एज अ टैक्स हम नहीं कर सकते एज्यूम, और रॉयल्टी अलग चीज़ है, टैक्स अलग चीज़ है, और रॉयल्टी के ऊपर में जो राज्य की सरकारें होती हैं उनका राइट होता है। तो क्या पूरा मुद्दा है, बहुत अच्छे से देखेंगे। दूसरी जो हमारी न्यूज़ है वो है एड्रेसिंग रिस्क फैक्टर कुड रिड्यूस डिमेंशिया कॉज बाय 40%। यहाँ पर लैंसेट की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि अगर हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर्स रखते हैं या फिर प्री डिटेक्शन कर लेते हैं, अर्ली एज में ही डिमेंशिया को डिटेक्ट कर लेते हैं, तो 40% तक इसको क्या किया जा सकता है, इस बीमारी को रोका जा सकता है। तो बात करेंगे हम डिमेंशिया है क्या, यह एडिटोरियल क्या है, क्यों चैलेंजेस समाज में इसके लेकर के बढ़ रहे हैं, इसके सब के बारे में हम बात करेंगे। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियाज़ इलीगल कोल माइनिंग प्रॉब्लम। यहाँ पर हम बात करेंगे एडिटोरियल के थ्रू कि इंडिया के अंदर में कोल माइनिंग से रिलेटेड क्या हमारे प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो ये जो पूरा टॉपिक रहेगा वो जीएस पेपर 1 में आपका ज्योग्राफी में जो रिसोर्सेज या फिर कहना चाहिए जो रिजर्व्स होते हैं उससे भी रिलेटेड है। साथ के साथ में यहाँ पर आपका जो है लाइफ से रिलेटेड भी, सोशल जस्टिस वगैरह से भी रिलेटेड चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि कई सारे इलीगल कोल माइनिंग की वजह से जो मजदूर होते हैं उनकी जान जाती रहती है। हर साल कुछ ना कुछ आंकड़े हमें मिलते रहते हैं। ठीक है, अगली जो न्यूज़ रहेगी वो क्या रहेगी, ओवर 1 लाख क्यूसेक लाइकली टू बी रिलीज फ्रॉम KRS डैम। तो यहाँ पर बेसिकली अभी जैसे मालूम है मानसून का सीज़न है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है हर जगह पे, और इसकी वजह से अभी जो एक KRS डैम है उसमें भी जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है। मीन्स कहना चाहिए कि जो डैम की कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा पानी उसमें अब आ गया है। इस वजह से अब इस डैम का पानी जो है वो छोड़ा जाएगा, और यहाँ पर वार्निंग एक तरीके से जारी की गई है जो भी स्टेट्स हैं। कावेरी नदी से रिलेटेड बेसिकली ये डैम है, तो यहाँ पर स्टेट्स में फ्लड के लिए यानी कि बाढ़ की जो वार्निंग जो है वो जारी की गई है कि हो सकता है क्या हो जाए, अभी इसमें जब पानी छोड़ा जाएगा तो आसपास के एरियाज़ में बाढ़ लाइक कंडीशन हो जाए। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि KRS डैम क्या है, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे, कावेरी नदी के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके लिए ज्योग्राफी में क्वेश्चन बनता है। अगला जो टॉपिक रहेगा वो है केरला डायस्पोरा ओरिएंटेड पोस्टिंग ड्रॉज MEA। यहाँ पर बेसिकली केरला गवर्नमेंट जो है वो एक नए तरीके का पद लेकर के आई है। यहाँ पर एक्सटर्नल मामलों को देखने के लिए किसी राज्य गवर्नमेंट ने पहली बार क्या किया है, सचिव का पद जो है वो बनाया है। और चूँकि हमें मालूम है कि ये सारे जो भी इंटरनेशनल मुद्दे होते हैं वो आपके सेंट्रल लिस्ट के अंदर में आते हैं, यानी कि केंद्र को जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों से रिलेटेड कोई भी कानून बनाने का अधिकार होता है। तो इसको लेकर के अभी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल और आर्टिकल 51 जो है वो थोड़ा सा चर्चा में आ गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट आज के टॉपिक्स हैं, लेकिन क्या है एक एक करके सारे टॉपिक्स के ऊपर में हम क्या करेंगे, अपना करंट भी देखेंगे, साथ के साथ उसका स्टैटिक भी देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं। बात बोली जा रही है स्टेट्स हैव अनलिमिटेड राइट टू टैक्स मिनरल रिच लैंड्स। यहाँ पर बात बोली गई है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी हुई थी, कितने जजेस की, 9 जजेस की। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको कि 9 जजेस की बेंच बैठी हुई थी, और इसमें 8-1 के बहुमत से एक जो वर्डिक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का आया है। इसको हेड कौन कर रहे थे, तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो इस बेंच को हेड कर रहे थे। बेसिकली मुद्दा क्या है कि जनरली आपने देखा होगा कि स्टेट और सेंट्रल के बीच में एक ही टॉपिक को लेकर के क्या होता है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, वो है राजस्व। जब हम बात करते हैं फेडरल स्ट्रक्चर की,
इट मीन्स जब हम बात करते हैं संघीय ढांचे की, हमारे इंडिया का कॉन्सेप्ट ये है कि केंद्र और राज्य दोनों क्या करेंगे, स्वतंत्र रूप से अपने अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे, कोई किसी के भी इंटरनल मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर कहता है, यानी कि संघीय ढांचा कहता है। लेकिन बेसिकली यहाँ पर ये मुद्दा क्या है, यहाँ पर ये मुद्दा है कि राज्यों ने एलिगेशंस लगाए हैं टाइम टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जब वहाँ पर वित्त की बात आती है, 280 आर्टिकल वित्त आयोग का गठन और उसके तहत जो राजस्व का वितरण किया जाता है, यानी कि जितना भी जीएसटी कलेक्शन या फिर टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, उसमें से 41% प्लस 1% जो है वो वित्त आयोग की अनुशंसा के हिसाब से राज्यों को देना होता है। लेकिन यहाँ पर एलिगेशंस राज्यों के द्वारा क्या लगाए जाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सही तरीके से उनको ये फंडिंग नहीं प्रोवाइड कराती है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतने पैसे उन्हें नहीं मिलते हैं। इसकी वजह से हर स्टेट्स का क्या है, अपने अपने वित्तीय चैलेंजेस है, फाइनेंशियल चैलेंजेस है। अभी यहाँ पर बेसिकली जिन स्टेट्स की बात हो रही है वो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स, खनिज जो है वो पाए जाते हैं। जैसे कि आपका जो है, अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा मिनरल रिच आपको स्टेट कहाँ पे दिखाई देंगे, तो आपका छोटा नागपुर वाला बेल्ट है। साथ के साथ में यहाँ पर जितने भी आपके स्टेट्स आते हैं, लाइक झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, ये सारे बेल्ट जो है वो आपको हमेशा से क्या दिखाई देंगे, मिनरल रिच दिखाई देंगे। स्पेशली जो है कोयला वगैरह के मामले में ये बहुत ज़्यादा रिच हैं। और यहीं पर आपको बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स वगैरह भी दिखाई देंगे। बेसिकली यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है, यहाँ पर बात ये जो पूरा मुद्दा निकल करके आया है वो यही निकल के आया है कि दो टर्म है, एक तो रॉयल्टी, दूसरा टैक्स। यहाँ पर जो भी मिनरल्स रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर में रॉयल्टी ली जाती है, साथ के साथ में टैक्स लिया जाता है। अब बेसिकली रॉयल्टी और टैक्स में क्या अंतर है इसको समझ लेते हैं तो आपको सारा मुद्दा जो है वो समझ में आ जाएगा। रॉयल्टी बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मेरी कोई संपत्ति है और मैं उसको यूज़ करने के लिए किसी व्यक्ति को दे रही हूँ एज अ रेंट, तो वो जो मेरी संपत्ति है उसके ऊपर मेरा राइट है और मैं उस व्यक्ति से क्या ले रही हूँ, उस संपत्ति को प्रोवाइड करवाने के लिए उसको मैं उससे क्या कर रही हूँ, रेंट ले रही हूँ। इस तरीके से आप समझिए आसान भाषा में। तो रॉयल्टी बेसिकली यही होता है कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट के पास में, जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन जब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी कंपनी को दे रही है, लाइक अगर मान लीजिए कोयला खदान है गवर्नमेंट के पास में, वो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और यहाँ पर अगर कोई भी कंपनी को वहाँ से कोयला निकालने के लिए गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो परमिशन दे रही है, इट मीन्स उसके बदले में कुछ ना कुछ स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, उससे चार्ज करेगी, और उसी को कहा जाता है रॉयल्टी। टैक्स में डिफरेंस क्या होता है, टैक्स बेसिकली ऐसा होता है कि कोई हमें सोशल सिक्योरिटी जनता को प्रोवाइड करानी है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कोई सुविधा देने के बदले में टैक्स वगैरह वसूल करती है, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन यहाँ रॉयल्टी से क्या रिलेशन है, रॉयल्टी का मतलब है कि किसी रिसोर्सेज का यूज़ करने के एवज में जो भी आपको पैसा मिल रहा है उसको यहाँ पे रॉयल्टी बोला जाता है। बेसिकली राज्य सरकारों के अंदर ये चीज़ें आती हैं, लेकिन कई बारी जो है वो जब भी रिसोर्सेज को लेकर के बातचीत होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये मुद्दा हाईलाइटेड इसलिए भी हो गया है कि 1989 में एक केस आया था, और 1989 में जब ये केस आया था उस समय में बोला गया था कि जो रॉयल्टी लेने का अधिकार होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। इसी को अभी क्या किया गया है, बिल्कुल इस वर्डिक्ट को जो कि 1989 में आया था उसको स्ट्रक डाउन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज किया गया है उसे, और अभी जो है नया जजमेंट निकल करके आया है सुप्रीम कोर्ट का 8-1 के बहुमत से कि यहाँ पर बात की गई है रॉयल्टी जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का पूरा उसके ऊपर राइट होगा, और टैक्स जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आएगा। तो रॉयल्टी को टैक्स के साथ में मर्ज नहीं कर सकते, ये पूरा जजमेंट है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पूरा सिनारियो है और ये सारी चीज़ें किसके कौन से एक्ट के थ्रू मैनेज होती हैं। तो मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है 1957 का, इसको भी याद रखिएगा। ये सारी जो चीज़ें मेंशन की गई हैं कि किस तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ किया जाएगा, उसके लिए आपका जो मिनरल डेवलपमेंट और रेगुलेशन एक्ट है यहाँ पर बेसिकली कब का है ये, इसको बहुत ध्यान में रखिएगा। कई बार स्टेटमेंट्स में आपसे पूछ लिया जाता है, ईयर भी पूछ लिया जाता है। तो 1957 का ये जो पूरा आपका एक्ट है, और इसी के तहत हमारे यहाँ पे जितने भी मिनरल रिसोर्सेज वगैरह है उसको मैनेज किया जाता है कि किस तरीके से लाइसेंसिंग दी जाएगी, लीज पर है तो कितने साल के लिए होगा, कंपनियों को कितना अधिकार होगा निष्कर्षण करने का, ये सारी चीज़ें, कितनी रॉयल्टी पे करनी होगी, कितने समय में पे करनी होगी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इस एक्ट के थ्रू ही क्या होती हैं, मैनेज होती हैं।
और बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया है कि रॉयल्टी इज़ नॉट अ टैक्स। तो रॉयल्टी अलग चीज़ है, टैक्स अलग चीज़ है। इट मीन्स क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट अब ये नहीं बोल सकती कि उनको रॉयल्टी भी चाहिए, ये स्टेट गवर्नमेंट का राइट होगा, क्योंकि संसाधन जो है वो राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा, ये पूरा सिनारियो है। आई होप अब आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी कहना चाहिए कन्फ्यूज़न नहीं होगा इस पूरे टॉपिक में कि क्या पूरा मुद्दा है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम डेफिनेशन जो मैंने बताया है उसी को देख लेते हैं कि रॉयल्टी क्या होता है। किसी विशेष संपत्ति पर, आमतौर पर जो कि आपकी बौद्धिक संपदा है, जैसे कि आप कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई आप नई चीज़ का आविष्कार करते हैं, उसके ऊपर आप पेटेंट वगैरह लेते हैं, तो उसके एवज में आप क्या करते हैं, अगर वो पेटेंट वाली वस्तु जो है किसी को आप यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, इट मीन्स कि आपके जो संसाधन है आप किसी और को यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, उसके एवज में जो आपको मिल रहा है वो क्या हो जाएगी, रॉयल्टी हो जाएगी। ठीक है, और रॉयल्टी का उद्देश्य क्या होता है कि आपके पास में कोई संपदा है, संसाधन है, उसका आप किसी को यूज़ करने दे रहे हैं, आपको मुआवजा मिले, साथ के साथ आपने कोई चीज़ बनाई ही इसीलिए है कि उसका प्रॉफिट आपको मिल सके। और प्रॉफिट कैसे मिलेगा, जब आप उस चीज़ को किसी दूसरे को प्रोवाइड करा के उसके बदले में क्या ले रहे हैं, आप कुछ रॉयल्टी ले रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली टैक्स के बारे में बात करें तो टैक्स क्या होता है, कर एक अनिवार्य वित्तीय शुल्क है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है स्टेटमेंट में भी आपसे बन जाए कि कर क्या है, टैक्स क्या है, एक अनिवार्य वित्तीय शुल्क है। अनिवार्य कहने का मतलब है कि टैक्स अगर गवर्नमेंट इम्पोज करती है तो आपको देना ही देना है, यू कैन नॉट डिनाई इट। क्योंकि यहाँ पर जो है बात होती है कि कोई भी सोशल सिक्योरिटी आप ले रहे हैं और उसके बदले में और कोई भी लाभ आप उठा रहे हैं, लाइक आपका सड़क वगैरह अगर अच्छी बनी हुई है, आपका जो है टाइम ड्यूरेशन ट्रांसपोर्टेशन का आने जाने का कम हो रहा है, तो इट मीन्स आप वो सुविधा उठा रहे हैं और उसके एवज में आपको कुछ ना कुछ चीज़ें पे करनी पड़ेंगी। और ये जो टैक्स कलेक्शन होता है उसका यूज़ गवर्नमेंट फिर से उसी सोशल सिक्योरिटी के लिए ही करती है। तो यहाँ पर जो है टैक्स जो है वो एक अनिवार्य वित्तीय शुल्क है। ये जो टर्म है, ये जो लाइन है, इसको याद रखिएगा, एंड यू कैन नॉट डिनाई टू पे टैक्स। ठीक है, चलिए अब पूरा मुद्दा वो हो गया। अब दूसरा ये जो मुद्दा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जीएस पेपर 2 से जीएस पेपर 1 में जो ज्योग्राफी का टॉपिक है वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, और बात साथ के साथ में जीएस पेपर 3 में जो आपका डिज़ास्टर से रिलेटेड टॉपिक आता है, वहाँ पर फ्लड जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, एक कंसर्न का इशू है हमारे यहाँ पे। चाहे वो रूरल एरियाज़ हों चाहे वो अर्बन एरियाज़ हों, दोनों के दोनों जब भी मानसून आता है, अच्छी खासी बारिश हो जाती है, तो फ्लड की कंडीशन, फ्लड का जो ये समस्या है हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बेसिकली ये जो पूरा एरिया है वो कहाँ पर आ रहा है, किसके बारे में बात बोली जा रही है, ये बोली जा रही है केआरएस डैम के बारे में। केआरएस डैम का पूरा नाम क्या है, कृष्ण, यहाँ पर बात, ये जो पूरा डैम है इसका नाम है कृष्णनारजा सागर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो केआरएस डैम है ये बेसिकली है कहाँ पे, सबसे पहले तो ये जो है पूरा कावेरी नदी बेल्ट जो है आपका, वहाँ पर ये बनाया गया है स्पेशली। और जाहिर सी बात है कावेरी नदी एक स्टेट में तो बह नहीं रही है, जो साउथ के आपके कर्नाटक वगैरह हैं वहाँ पर 2-3 स्टेट्स में ये बहती है। तो यहाँ पर बेसिकली डैम क्या होता है, डैम का यूज़ इसीलिए किया जाता है कि नदी के जो पानी है उसके बहाव को एक जगह पे रोक करके पानी को थोड़ा सा स्टोर किया जा सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, नदियाँ जब बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो हो रही होती हैं तो उनके बहाव को थोड़ा सा धीमा करने के लिए, उनके पानी को स्टोर करने के लिए डैम वगैरह बनाए जाते हैं। बेसिकली ये जो केआरएस डैम है यहाँ पर बात बोली गई है कि इसकी जो लिमिट है, जितना पानी ये स्टोर करके रह सकता है, कितना पानी, 124.8 फीट, 124.8 फीट इस डैम की लिमिट है, और ये इतना ही पानी स्टोर करके रख सकता है। लेकिन अभी जो है वो जो पानी का लेवल है वो इसकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। लगभग 1.5 लाख क्यूसेक जो है वो पानी अभी इस डैम के अंदर में आ गया है। ठीक है, और ये क्यों आया है, क्योंकि मानसून में हैवी रेन हुई है, हैवी रेन फॉलिंग की वजह से ये जो है कंडीशन बन गई है। और जाहिर सी बात है कि अगर हम इस डैम की कैपेसिटी को अभी क्या नहीं कर लेंगे, जितनी इसकी कैपेसिटी है उससे पानी को थोड़ा सा कम नहीं रखेंगे, तो हो सकता है हमारे यहाँ पे, आपको मालूम है कई सारे डैम्स जो हैं वो 100 साल से भी पुराने हैं, ब्रिटिशर्स के एरा में बनाए गए बहुत सारे डैम्स हैं हमारे पास में, और अगर हम इनकी कैपेसिटी से ज़्यादा इसमें पानी रखेंगे तो ये जो क्या होगा, ढह जाएगा, बह जाएगा और ज़्यादा भयावह कंडीशन हो जाएगी। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या किया जा रहा है, अब इस डैम का पानी छोड़ा जा रहा है। तो गवर्नमेंट की भी मजबूरी है कहीं ना कहीं, लेकिन चूंकि आपको मत पता है कि हर साल मानसून आ रहा है, आपके यहाँ पे इतनी कंडीशन हो रही है, तो उसके लिए पहले से ही आपको रिजर्वॉयर्स जो हैं वो बना के रखने चाहिए, सो दैट पानी को कहीं ना कहीं स्टोर किया जा सके और फ्लड जैसी कंडीशन ना आए। लेकिन हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट को हर साल पता होता है कि ऐसे सारे एरियाज़ जो हैं जहाँ पर पानी
बहेगा ही बहेगा, बारिश में बहुत ज़्यादा चीज़ें ये हो जाएंगी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन फिर भी चीज़ों को क्या नहीं किया जा रहा है, मैनेज नहीं किया जा रहा है। तो बेसिकली कावेरी नदी निगम लिमिटेड जो है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर में रेगुलेशन रख रहा है। अब अगर बात की जाए थोड़ा सा, तो ये कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये जो पूरा डैम है ये आता है कर्नाटका में, और यहाँ पर अभी जो है फ्लड का वार्निंग दिया गया है। और यहाँ पर आपको मतलब लगभग 92 विलेज जो हैं, समझ लीजिए कि 92 गांव जो हैं वहाँ पर फ्लड के लिए क्या है वार्निंग दी गई है, और वहाँ से लोगों को हटाने की बात की गई है। तो बहुत ज़्यादा कंसर्न का ये इशू है। थोड़ा सा अब कृष्णराज सागर के बारे में देख लेते हैं। तो कृष्णराज सागर जो ये डैम है ये क्या है, एक गुरुत्वाकर्षण वाला बांध है और ग्रेविटी के ऊपर में ये बनाया गया है। साथ के साथ में अगर बोला जाए कहाँ पर है ये, तो कर्नाटका के मांड्या ज़िले में ये है। कौन सी नदी पर आपसे पूछा जाए तो कावेरी नदी पर है, और उसकी सहायक नदियाँ। अब यहाँ पर दो चीज़ और इम्पॉर्टेंट हो गई कि कावेरी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो एक है हेमवती, दूसरा है लक्ष्मण तीर्थ। ये जो है कावेरी की सहायक नदियाँ हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कावेरी की सहायक नदियाँ हेमवती और लक्ष्मण तीर्थ के संगम पे जो ये पूरा जो डैम है वो बना हुआ है। नाम क्या है इसका, कृष्णराज सागर, याद रखिएगा। कर्नाटका के अंदर में है ये, कावेरी नदी के ऊपर में। अब इसका यूज़, तो किसी भी नदी का यूज़, किसी भी बांध का यूज़ किस लिए किया जाता है, दो तीन ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आपका एग्रीकल्चर में आपका इरिगेशन यानी कि सिंचाई के लिए, दूसरी बात होती है बिजली वगैरह जनरेट करने के लिए, तीसरी बात होती है कि नदियों के पानी को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा समय तक स्टोर वगैरह किया जा सके। तो इस तरीके से साथ के साथ में पीने की व्यवस्था, पानी पीने की जो व्यवस्था हो उसकी सप्लाई जो है की जा सके। अभी आपको मालूम है कर्नाटका का जो बेंगलुरु शहर है वो पानी की कमी से जूझ रहा था, वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा था। तो ये सारे डैम का उपयोग इसीलिए किया जाता है सो दैट ये एग्रीकल्चर हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, साथ के साथ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, इन सारी जो चीज़ें हैं ये सब सारे हमारे यूजेस हैं उसको हम फुलफ़िल कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है शिव समुद्रम जल विद्युत स्टेशन के पास में है, और वहाँ पर ये जो शिव समुद्रम जल विद्युत स्टेशन है इसको क्या करता है, बिजली की सप्लाई करता है। तो बहुत ही ज़्यादा इस डैम की क्या है, एक तरीके से महत्ता है। और इस बांध से जो छोड़ा गया पानी है वो आपका केवल कर्नाटक में नहीं बहता। जैसा कि अभी मैंने बताया, कावेरी नदी किसी एक नदी कोई एक स्टेट में बहे ये जनरली बहुत कम होता है। जनरली 2-3 स्टेट्स में नदी का बहाव होता है, और यहाँ पर कर्नाटका के साथ साथ तमिलनाडु में भी जो है इस नदी का बहाव है। तो यहाँ पर अगर बाढ़ जैसी कंडीशन कर्नाटका में होगी तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से तमिलनाडु भी थोड़ा बहुत अफेक्ट ज़रूर होगा। अगर थोड़ा सा बात की जाए इस पूरे डैम की कि हिस्ट्री क्या रही है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो 1911 में यानी कि 1911 में इसका जो पूरा निर्माण है शुरू हुआ था, और पूरे 20 साल लगे थे इसको बनने में। 1931 में ये बन करके तैयार हुआ था। इसकी डिज़ाइन जो है, जो हमारे प्रसिद्ध कहना चाहिए विश्वेश्वरैया, जिनको कहना चाहिए फादर ऑफ इंजीनियरिंग बोला जाता है, इन्हीं के बर्थडे पर हम क्या बनाते हैं, इंजीनियर्स डे भी बनाते हैं। तो सर एम विश्वेश्वरैया ने ही क्या किया था, इसका पूरा इस बांध का डिज़ाइन जो है वो तैयार किया था। तो अपने आप में ये जो डैम है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर यहाँ पर थोड़ी सी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो ये सुरकी मोटार और चूना पत्थरों से बना है। लगभग 2621 मीटर की उसकी ऊंचाई है। ये सारी चीज़ें हो सकता है आपसे ना पूछी जाए, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि 1911 में इसका निर्माण शुरू हुआ, 31 में पूरा हुआ, और सर एम विश्वेश्वरैया जो हैं उन्होंने इसका डिज़ाइन तैयार किया। इस तरीके से आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब अगर थोड़ी बात की जाए कावेरी नदी की, क्योंकि आपको मालूम है कि नदियों से आपके लिए क्वेश्चन बनता ही बनता है ज्योग्राफी में। तो कावेरी नदी की बात की जाए तो दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी बोला जाता है इसको, दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर दो नाम में आप कंफ्यूज होंगे, एक तो कृष्णा, दूसरा है कावेरी। तो यहाँ पर गोदावरी और कावेरी, तो यहाँ पर बेसिकली बात की जाए कि कावेरी को क्या बोला जाता है, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो पवित्रता के मामले में, दूसरा होता है कि उस नदी की वजह से कितने लोगों की जीवन जो है उस नदी पर डिपेंड कर रही है। तो गंगा की अगर बात की जाती है तो गंगा दोनों ही मामले में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए नदी है। एक तो उनकी पवित्रता है, और जो हमारा होली, जो हमारा कल्चर कहता है, जो हमारा धर्म कहता है उसके अकॉर्डिंग भी, और गंगा के ऊपर डिपेंडेंसी की भी बात करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो गंगा के आसपास दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका जो वाटर फ्लो का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली यहाँ पर कावेरी जो है वो
पवित्रता के हिसाब से दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है और यहाँ पर भी लाइफ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है यहाँ के आसपास के लोगों की, स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, अगर बोला जाए कि ये निकलती कहाँ से है तो पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ही निकलती है। और कहाँ पे निकलती है? कर्नाटक में। तो यह नदी जो है वो दक्षिण पश्चिम कर्नाटक से निकल रही है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकल रही है। और कहाँ से निकल रही है? वेस्टर्न घाट जो है हमारा, वहाँ से निकल रही है। साथ के साथ में कर्नाटक और तमिलनाडु होते हुए जाहिर सी बात है कि इधर की जितनी भी नदियाँ हैं वेस्टर्न घाट से निकलने वाली, क्योंकि वेस्टर्न घाट का जो फ्लो है वो डाउनवर्ड है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको अगर वेस्टर्न घाट दिखाई देगा उसका जो फ्लो है वो इस तरीके से है। तो ये डाउनवर्ड है, मतलब कि जितनी भी नदियाँ आएंगी वो इधर को बहेंगी और जा कर के कहाँ पर गिर जाएंगी? बे ऑफ बंगाल में गिर जाएंगी। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो बे ऑफ बंगाल में ही ये गिरती होंगी, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। साथ के साथ में अगर बात की जाए कि ये जो पूरी नदी है ये एक बेसिन बनाती है जिसको बोला जाता है कावेरी बेसिन। और कावेरी बेसिन में आपको तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी दिखेगा। और इसी 4 राज्यों के बीच में आपको कावेरी नदी को लेकर के जल विवाद भी देखने को मिलता रहता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपसे ट्रिब्यूटरी भी पूछ ली जाती है कावेरी की, तो सबसे पहले बाएं तट पर यहाँ पर पूछा जाए। देखिए, नदियों का जिस साइड को फ्लो होता है उसके डायरेक्शन के हिसाब से दायां और बायां तट जो है वो क्या किया जाता है? पता लगाया जाता है। इट मीन्स कि अगर इसका फ्लो इस तरफ हो रहा है तो इसका लेफ्ट साइड ऊपर से आएगा, यानी कि बाएं तरफ से बहने वाली नदियाँ ये होंगी और दाहिनी तरफ से बहने वाली नदियाँ क्या होंगी? ये होंगी। मतलब जिस तरफ में नदी का फ्लो होता है बिल्कुल उस तरीके से समझ लीजिए कि आपका फेस जो है वो फ्रंट साइड में है, तो आपका जैसे दायां और बायां भाग होता है बिल्कुल वैसे ही जो नदियों का फ्लो होता है उस दिशा से क्या किया जाता है? उनकी बाएँ और दाहिनी ट्रिब्यूटरीज का पता लगाया जाता है कि ये जो है वो बाएं जो लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी है और इधर से राइट ट्रिब्यूटरी। तो यहाँ पर अगर बात की जाए कि बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, यानी कि लेफ़्ट ट्रिब्यूटरीज कितनी हैं, तो यहाँ पर हरंगी, हेमावती, शिमसा और अर्कावती। ये जो क्वेश्चन बेसिकली आपसे पीसीएस वगैरह में भी पूछ लिया जाता है कि कावेरी की लेफ़्ट ट्रिब्यूटरीज हैं ये। ऑप्शन में 3-4 नाम दे देगा और उसमें से आपको पिक करना होता है कि कौन सी लेफ़्ट है कौन सी राइट है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको यहाँ पर इतने डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अगर बात की जाए हरंगी, हेमावती, शिमसा और अर्कावती, तो ये कावेरी की जो है वो लेफ़्ट ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर बात की जाए राइट ट्रिब्यूटरी की तो कावेरी की लक्ष्मी तीर्थ, कंबानी, सुवर्णवती, भवानी, नोइल और अमरावती, ये सारी जो हैं वो कावेरी की क्या है? राइट ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इस तरीके से आपको किसी भी टॉपिक को क्या करना है? पूरा तैयार करना है, थोड़ी सी रिसर्च करनी है। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर बात की जा रही है केरलास डायस्पोरा ओरिएंटेड पोस्टिंग ड्रॉस MEA फ्लैग। तो यहाँ पर बेसिकली केरल गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है? थोड़ी सी क्रांति करने की कोशिश की है। और कैसी क्रांति की है? केरला गवर्नमेंट ने अपना एक जो है एक्सटर्नल मामले को देखने के लिए सचिव का पद जो है इस बार से बनाया है। केरला जो है इस तरीके का करने वाला पहला राज्य है। अब इतना डिबेट इसके ऊपर क्यों हो रहा है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू 7th शेड्यूल में आपको मालूम है 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट हैं। एक तो है आपका सेंट्रल लिस्ट, दूसरा है आपका स्टेट लिस्ट और तीसरा है आपका क्या? कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर में सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर सेंट्रल लिस्ट है उसके ऊपर में केवल और केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। और जब भी बात आती है अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी कंट्रीज़ हैं उनके साथ में रिलेशन से संबंधित, तो यहाँ पर मुद्दा जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं जा कर के सेंट्रल लिस्ट में चला जाता है। और यहाँ पर जो है पूरा का पूरा अथॉरिटी केंद्र सरकार के पास चला जाता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किस तरीके से मैनेज करेगा। ये चीज़ें लिखी कहाँ गई हैं? तो DPSP में, यानी कि आपके जो नीति निदेशक तत्व हैं उसका जो आर्टिकल 51 है उसमें ये चीज़ें मेंशन की गई हैं कि केंद्र क्या करेगा, जो संसद जो है या फिर केंद्र जो है वो क्या करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय मामलों में शांति वगैरह स्थापित करने की बातचीत करेंगे। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल देखा जाए तो DPSP के थ्रू ही इस सारी चीज़ों के बारे में मेंशन है। साथ के साथ में 7th शेड्यूल में जो है वो चीज़ें क्लियरली लिखी हुई हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मामले जो हैं वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र की लिस्ट में आते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मुद्दा यही उठ रहा है कि किसी राज्य सरकार को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो एक्सटर्नल मामलों को लेकर के क्या करे, इस तरीके का पद बना दे कि अब उनका कोई सचिव होगा जो कि एक्सटर्नल मामले हैंडल करेगा। बेसिकली इन्होंने क्यों बनाया है? तो केरला गवर्नमेंट ने ये पद इसलिए सृजित किया है क्योंकि आपको मालूम है बहुत बड़ा डायस्पोरा जो है वो, यानी कि यहाँ भारत से बाहर जाने वाले लोग केरला से जाते हैं बहुत बड़े नंबर पे। आपको कई सारे न्यूज़ेस देखी होंगी आपने
जब आप केरला फाइल्स देख रहे थे उस समय भी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ से बहुत सारे लोगों को क्या किया जाता है, अब आप लेकर जाया जाता है विदेशों में, और उसमें केरला का अच्छा खासा आपको कंट्रीब्यूशन दिखेगा। साथ के साथ मेडिकल फील्ड में अगर आपको देखा जाए कि विदेशों में कितने लोग जो मेडिकल फील्ड में इन्वॉल्व हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर जो मोस्टली लोग हैं वो केरला से ही बिलोंग करते हुए दिखाई देंगे। तो केरला का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा जो है वो कहाँ रहता है, बाहर रहता है, और इसको ही मैनेज करने के लिए उनके जो कंसर्न हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं उसको मैनेज करने के लिए क्या किया है, केरला गवर्नमेंट ने ये जो पद है वो सृजित किया है। लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल आ गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है तो जाहिर सी बात है मुद्दा जो है वो कोर्ट में जाएगा और ये चीज़ें रिपीट में क्या होंगी, लूप पर चलती रहेंगी। अभी तो फिर से हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पर एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर में। बेसिकली ये जो एडिटोरियल है वो आपके किससे रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है। और हेल्थ आपके कौन से पेपर में आता है, ये आपका आता है जीएस पेपर 3 में, साइंस वाले जो टॉपिक है उसमें। यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, डिमेंशिया के बारे में। डिमेंशिया बेसिकली क्या है, एक तरीके से मस्तिष्क से संबंधित आपको बीमारी है ये। और यहाँ पर डिमेंशिया का मतलब क्या है, संज्ञानात्मक कमियाँ। संज्ञानात्मक कमियाँ यानी कि क्या बोला जाता है, कॉग्निटिव कहना चाहिए आपके अंदर में इनकैपेबिलिटी आ जा रही है। कॉग्निटिव या फिर संज्ञानात्मक कहने का मतलब है आपके सोचने समझने की क्षमता जो है वो कम हो जा रही है, याद रखने की किसी चीज़ को पहचानने की जो क्षमता है वो कम होती जाती है। और ये जो सारी जो चीज़ें होती हैं वो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये चीज़ें और ज़्यादा होने लग जाती हैं। इसलिए बोला जाता है, जनरली मजाक में आपने सुना होगा कि अगर हम किसी को कहते हैं कि अरे हम ये तो चीज़ भूल गए, तो लोग कहते हैं उम्र हो रही है तुम्हारी। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि डिमेंशिया जो बीमारी है वो बेसिकली जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ही ये बीमारी सबसे ज़्यादा क्या होती है, और ज़्यादा एक तरीके से घातक होती जाती है। यहाँ पर बेसिकली ये जो एडिटोरियल है इसमें बात क्या बोली गई है, लेंसेट की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बोला गया है कि अगर हम क्या कर लें, अर्ली एज में ही डिमेंशिया को डिटेक्ट कर लें और उसको ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो 40% तक जो डिमेंशिया है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। बेसिकली हमारे समाज में जो वृद्ध जन है ना, पूरा जो एल्डर कम्युनिटी है, उनको इस बीमारी से बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक तरीके से असुविधा होती है। और यहाँ पर बात बोली गई है बेसिकली क्यों इस तरीके की कंडीशन हो रही है, तो यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं। यहाँ पर बोला गया है सबसे पहले तो कि इंडिया के अंदर आपको मालूम है कि जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है, पॉपुलेशन वाइज बढ़ रही है, लेकिन एक टाइम के बाद में क्या होगा, ये जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो रुक जाएगी, क्योंकि हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो क्या हो गया है, डिक्लाइन हो गया है। अभी जो है लगभग 2.1 पर आ गया है और ये रिप्लेसमेंट रेट के भी बराबर आ गया है। रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कपल हैं जिसमें माता है और पिता है, तो उन दोनों को रिप्लेस करने के लिए यानी कि उनके आफ्टर डेथ जो है वो 2 लोग जाएंगे, 2 बच्चे बच जाएंगे। तो इस तरीके से ये रिप्लेसमेंट रेट होती है कि किसी कपल को रिप्लेस करने के लिए 2 बच्चे हैं उनके। तो यहाँ पर टोटल जो फर्टिलिटी रेट है बेसिकली क्या है कि अपने पूरे जीवन काल में एक महिला जो है वो कितने बच्चों को जो जन्म दे रही है, जो उनका ड्यूरेशन होता है पुबर्टी के बाद की जो उनकी एज होती है, जहाँ पर वो क्या कर सकती हैं, प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। तो वो पूरा जो मीनोपॉज तक का जो एज होता है उस बीच में कोई महिला जो है वो कितने बच्चे जो हैं वो जन्म दे सकती हैं बच्चों को, उनको टोटल फर्टिलिटी रेट बोला जाता है। और बेसिकली यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है, ये सारी चीज़ों को जोड़ा गया है किससे, डिमेंशिया से। बोला क्या गया है कि अभी जो रिस्क फैक्टर हैं वो किस वजह से हैं, पॉल्यूशन की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से, और एक बीमारी, एक टर्म है टीबीआई। टीबीआई का फुल फॉर्म क्या है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसकी वजह से आने वाले समय में हमारे ऊपर में बर्डन जो है वो बढ़ने वाला है। और ये बर्डन बढ़ता है कब बढ़ता है, जब भी कोई एल्डर पीपल होता है घर के अंदर। जैसे मान लीजिए आप और मैं सामान्य व्यक्ति हैं, अभी यंग हैं, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, हम अपने काम खुद से कर सकते हैं। तो कितनी भी पॉल्यूशन होगा, कितना भी हेल्थ ख़राब होगी, हम इतने सक्षम रहेंगे कि अपनी चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों की वजह से आप समझ लीजिए आपके घर में कोई वृद्ध है जो शारीरिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, वो अपने सारे काम नहीं कर पाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, वो फैमिली पर डिपेंडेंट है। और फैमिली पर डिपेंडेंट होने की वजह से क्या होगा, जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। क्योंकि आजकल ये कहना चाहिए अनफॉर्चुनेट है बहुत कि जो आपके एल्डर पीपल्स हैं उसको लोग एज अ बर्डन लेते हैं अपने घरों के अंदर में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बोली गई हैं बेसिकली कि जैसा इंडिया का आपका पॉपुलेशन का रेट दिख रहा है उस हिसाब से ऐसा पता चल रहा है कि अभी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 60 साल के ऊपर वाले लोग जो
है वो ठीक ठाक है। अभी हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन है, लेकिन आने वाले कुछ समयों में जो 60 साल से ऊपर की जो एज ग्रुप है उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी और लगभग 2050 तक क्या होगा, हमारा जो देश होगा वो वृद्धों का देश कहा जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आपका अभी फ़िलहाल में जो रेट है एक करना चाहिए कि वृद्ध जनों का जो अभी परसेंटेज चल रहा है पॉपुलेशन वाइज, वो 2050 तक और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इट मीन्स क्या होगा कि कहीं ना कहीं बर्डन जो है वो समाज ज़्यादा फील करेगा, फैमिली जो है वो ज़्यादा फील करेगी, और इसकी वजह से आपको दिखाई देगा कि न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आने वाले समय में और बढ़ जाएगा और वृद्धों की जो स्थिति होगी आने वाले समय में वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा है, जॉब वगैरह की वजह से वो क्या कर पाएंगे, अपनी फैमिली के ऊपर में ज़्यादा ध्यान तो दे नहीं पाएंगे। और अगर उस फैमिली में कोई एल्डर पीपल है जो कि डिपेंडेंट है आपके ऊपर में, तो जाहिर सी बात है लोगों को बोझ ही लगता है। ये सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेट है, बट यही चीज़ें क्या है, सच है। यहाँ पर बोला गया है बेसिकली कि यहाँ हम क्या कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो बात बोली गई है कि जो आपकी लैंसेट की रिपोर्ट है या फिर आपकी जो नेशनल जो हमारा फैमिली हेल्थ सर्वे है, यहाँ पर NFSS की 4 और 5 की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी सारी चीज़ों के ऊपर में क्या किया गया है, अलार्मिंग कंडीशन में बताया गया है कि आने वाले समय में जो एज ग्रुप बढ़ रहा है और जो पॉल्यूशन है, एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, साथ के साथ में हाइपरटेंशन वगैरह है, अकेलापन है, इसकी वजह से जो है ओबेसिटी है, इसकी वजह से डिमेंशिया का खतरा जो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, इसके बारे में बात बोली गई है। यहाँ पर बोला गया है कि जो सीनियर सिटीजन में यहाँ पर बेसिकली बात बोली गई है कि जो हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट है वो अगर 1971 में बात की जाती थी वो 5.2 थी, 2020 में 2.1 पे आकर के क्या हो गई है, एक तरीके से स्टिक हो गई है। आगे जा कर के ये 2.2 से लेकर के 2.0 तक में रहने वाली है। मतलब कि आने वाले समय में कुछ समय के बाद में क्या होगा कि हमारे यहाँ पे युवा जो है वो बंद हो जाएंगे और युवा पीढ़ी जो है वो, जो भारत बोला जाता है युवाओं का देश है, वो वृद्धों का देश धीरे धीरे बढ़ जाएगा, बन जाएगा, जैसे कि जापान की अभी कंडीशन है। यहाँ पर बात बोली गई है कि अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमारे इंडिया में कुछ 4-5 ही स्टेट अब ऐसे बच गए हैं जहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2 से ज़्यादा है। और वो स्टेट्स कौन से हैं, आपका नाम पूछा जा सकता है। पहला है बिहार, दूसरा है मेघालय, तीसरा है आपका उत्तर प्रदेश। बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर, ये जो है 5 स्टेट ही अभी फ़िलहाल बस ऐसे रह गए हैं जहाँ पर टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि TFR जो है वो 2.1 से ज़्यादा है। बाकी सारी जो स्टेट्स हैं वहाँ पर 2.1 तक आकर की चीज़ें स्टिक हो गई हैं। अगर बिहार की बात करें, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है 3, उसके बाद मेघालय जो है 2.9, उत्तर प्रदेश 2.4, झारखंड जो है 2.3 और मणिपुर जो है वो 2.2। तो इस तरीके से इसको भी याद रखिएगा। अब बोला जा रहा है कि नीड फॉर पॉलिसी रिफॉर्म्स, यहाँ पर बात बोली जा रही है कि ये समस्या तो हमें पता चल गई कि क्या समस्या है एल्डरली पीपल्स की। अब यहाँ पर बात बोली जा रही है कि पॉलिसी में क्या ऐसे रिफॉर्म्स, क्या ऐसे चेंजेस किए जाएँ जिससे इन समस्याओं से हम क्या कर ले, छुटकारा पा लें। तो यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 2020 की हाईलाइट्स हैं, साथ के साथ लैंसेट कमीशन की भी 2020 की रिपोर्ट है। इसके अकॉर्डिंग बोला गया है कि जो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे अल्जाइमर, पार्किंसंस और डिमेंशिया, साथ के साथ में ओबेसिटी यानी कि मोटापा, ये सारे जो समस्याएं हैं वो बढ़ने लग जाती हैं। और इसको मैनेज करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये चीज़ें होती क्यों हैं, पहली बात तो ये चीज़ें होती हैं लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से, लाइफ स्टाइल में कमी की वजह से, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है इसकी वजह से। अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊँ, इस एडिटोरियल में मेंशन है कि जो एयर पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से भी आपके सोचने समझने की क्षमता है वो धीरे धीरे क्या होती है, क्षीण होती जाती है, कम होती जाती है। क्योंकि एयर पॉल्यूशन की वजह से जब पॉल्यूटेड एयर आप इनहेल करते हैं उसके बाद वो आपके नर्वस सिस्टम में बिल्कुल इस तरीके से चढ़ता है कि आपका धीरे धीरे सोचने की जो शक्ति है वो कम होती जाती है और उसकी वजह से डिमेंशिया होता है। तो सीधे सीधे एयर पॉल्यूशन जो है उसका जो रिलेशन यहाँ पर डिमेंशिया से दिखाया गया है। और बेसिकली बोला यही गया है कि इन सारी चीज़ों को रोका कैसे जा सकता है। सबसे पहली बात कि अर्ली वार्निंग, आप एक अवेयरनेस चलाइए। दूसरी बात यह है कि अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए। जो हमारे आसपास ऐसे सेंटर्स, ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होने चाहिए जहाँ पर अगर कोई भी वृद्ध जन है जो इस तरीके की चीज़ों से जूझ रहा है तो उनको पहले ही क्या कर लिया जाए, डिटेक्ट कर लिया जाए, या उनके पास ऐसे ऑप्शंस हो कि वो वहाँ पर जा कर के अपनी इन समस्याओं के बारे में बातचीत कर सके। साथ के साथ में फैमिली के लेवल पे भी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी और ठीक होनी चाहिए बेसिकली।
और जो लोग हैं स्पेशली यहाँ पर बात बोली गई है कि महिलाओं में ओबेसिटी सबसे ज़्यादा है, महिलाओं में मोटापा सबसे ज़्यादा है, बट हमारे यहाँ पे महिलाएं सबसे ज़्यादा काम करती हैं और यही एक फैक्टर है जिसकी वजह से महिलाएं एक्सरसाइज कम करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम हाउस होल्ड वर्क कर रहे हैं तो हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, और उसके कंपेरिजन में जो मेल होते हैं वो सुबह वॉक पे जा रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक ठाक रख रहे हैं। तो यहाँ पर मोटापा वगैरह से भी क्या होता है, इन तरीके की समस्याएँ एल्जाइमर, पार्किंसंस और ये जो डिमेंशिया है, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने की बात बोली गई है। साथ के साथ बोला गया कि ऐसा नहीं है गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट के भी कुछ यहाँ पर क्या है इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। जैसे कि एक NPHCE है, NPHCE का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली, ठीक है ना। तो यहाँ पर NPHCE प्रोग्राम चल रहा है वृद्धजनों के लिए। साथ के साथ आयुष्मान भारत योजना में भी वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं वृद्धजनों के लिए। साथ के साथ में यहाँ पर बात की जाए कि 2011 में ही एक नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन लाया गया था। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन जो पॉलिसी बन तो जाती है उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ये जो होता है वो बहुत बड़ी समस्या होती है। और इसी की वजह से जो है वो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास अच्छी खासी चीज़ें हैं, पॉलिसी भी हमने बना दी है, लेकिन उसका फ़ायदा जनता तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें बात की गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा सारा चीज़। अब चलते हैं यहाँ पर आगे, बात कर लेते हैं इस आर्टिकल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंडियाज़ इल्लीगल कोल माइनिंग को लेकर के बात की जा रही है। सबसे पहले तो बोला जा रहा है कि हमारे यहाँ पर अभी रिसेंट में जुलाई में ही गुजरात में जो है कई सारे जो कोल माइनिंग में काम करने वाले, खदानों में काम करने वाले जो लोग थे उनकी डेथ हुई। क्यों डेथ हुई? क्योंकि उनको ब्रीदिंग इश्यूज़ हुए, कुछ ऐसी गैस रिलीज़ हुई वहाँ पर, और इसकी वजह से गुजरात में जो वर्कर्स थे खदानों में काम कर रहे थे उनकी डेथ हो गई। और ये जिन खदानों में काम कर रहे थे वो खदान ऐसे थे जो कि इल्लीगल माइनिंग करवा रहे थे, यानी कि गैर कानूनी तरीके से माइनिंग हो रही थी। और यहाँ पर बात बोली गई है कि गुजरात का भेट विलेज जो है वहाँ पर ये सारे इंसिडेंट देखने को मिले। लेकिन ये नया इंसिडेंट नहीं है, इसके जस्ट पहले 2023 में भी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आपको पता है मेघालय में रेड होल माइनिंग में कितने सारे मजदूर फंस गए थे, और भी बहुत सारी कंडीशन जो है वो समय समय पर इस तरीके की निकल के आती रहती है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से ये इल्लीगल कोल माइनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहली बात बोली गई है कि जैसा हमें मालूम है 55% जो है वो हमारा कोल के ऊपर में डिपेंडेंसी है। अगर हम बात करें कोल डिपेंडेंसी हमारी इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि हमें जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए अभी हमारे पास एकमात्र साधन जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है वो है कोयला। तो 55% डिपेंडेंसी कोयले के ऊपर में है। और जितने भी लीगल जो आपके खदानें होती हैं उनमें एक अभी क्राइटेरिया सेट किया गया है कि इतना ही माइनिंग किया जा सकता है। इसकी वजह से क्या होता है, इल्लीगल माइनिंग सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जिन स्टेट्स के अंदर में ये जो कोल रिजर्व्स हैं, जैसे कि बात की जाए आपका झारखंड, ठीक है, बात की जाए छत्तीसगढ़, तो ये सारे जो स्टेट्स जहाँ पर आपको कोल रिजर्व दिखाई दे रहे हैं ये जनरली इकोनॉमिकली वीकर हैं, पुअर इनकी कंडीशन है। और यहाँ पर बेसिकली जब इतने रिसोर्सेज हैं तो यहाँ के आसपास के लोगों की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं इन कोल माइनिंग के ऊपर में डिपेंड कर रही है कि वो वहाँ पर जा कर के, उनके पास संसाधन है, वो वहाँ जा कर के इलीगल माइनिंग करवा रहे हैं, और उसकी वजह से जो भी उनको पैसा मिल रहा है उससे वो अपना जो है वो जीवन चला रहे हैं। तो इस तरीके की ये भी कंडीशन है। गरीबी भी जो है आसपास के एरियाज़ में वो भी एक कंडीशन है जिसकी वजह से ये इलीगल माइनिंग बढ़ रही है। तीसरी चीज़ है कि कई जगह पे ये जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ईजिली अवेलेबल हैं। ईजिली कहने का मतलब है स्पेशली इन सारे स्टेट्स में, ये जो ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, यहाँ पर कोल रिजर्व बहुत ज़्यादा है और बहुत ईजिली अवेलेबल है। अब मतलब कि आप थोड़ा सा ही अगर खुदाई कर लेंगे तो आपको दिखाई देने लगेंगी ये चीज़ें। तो जब चीज़ें ईजिली अवेलेबल होती हैं तो उनका मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, और इस वजह से भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोल का जो है मिसयूज़ या फिर इलीगल माइनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अब बात बोली गई है कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को इसके बारे में पता नहीं है, फिर भी जो है वो गवर्नमेंट कुछ सही एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है। तो यहाँ पर जो है असम की एक पार्टी है, इन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट के कुछ नेताओं के ऊपर में एलिगेशंस लगाए थे कि ये जो नेता है वो जानते हैं कि इस एरिया में कोल माइनिंग हो रही है, वो उसको जानबूझ करके प्रमोट कर रहे हैं, और वहाँ की आसपास की पुलिस भी है जो वो साथ दे रही है। तो बेसिकली बोला गया है कि पॉलिटिसाइजिंग जो है इस कोल रिजर्व का या इलीगल माइनिंग का होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी मैंने बात बोली
55% की डिपेंडेंसी है, और 55% की डिपेंडेंसी अगर लीगल माइनिंग करके देखा जाए तो कहना चाहिए कि मुमकिन नहीं हो पाएगा कि हम सारे जो इस तरीके से जो हमारी नीड है उसको हम फुलफ़िल कर पाएँ। क्योंकि जब लीगली कोई चीज़ मैंडेट होती है, अगर आप किसी एक्ट के थ्रू लिखते हैं तो आप बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, जैसे कि उस एरिया में कितना निष्कर्षण होना चाहिए जिसकी वजह से पर्यावरण पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, वहाँ के आसपास के लोगों की लाइफ जो है वो सफ़र ना करे। तो एक रिस्ट्रिक्शन लग जाता है लीगल चीज़ों में। इसी वजह से यहाँ पर इलीगल चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और जाहिर सी बात है गैर कानूनी 420 वाले काम में पैसा बहुत होता है। तो पॉलिटिकल जो बड़े बड़े लोग होते हैं अपना सोर्स का, पावर का यूज़ करके क्या करते हैं, यहाँ पर वो चाहते नहीं है कि ये इलीगल माइनिंग वगैरह जो है वो क्या हो सके, बंद हो सके। इस वजह से इंडिया के अंदर में ये जो इश्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर बात बोली गई है इसको लेकर के। यहाँ पर बोला गया है कि वाई इज़ इलीगल कोल माइनिंग रैम्पेंट इन इंडिया। तो अभी मैंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अकॉर्डिंग यहाँ पर गरीबी की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कंट्रीब्यूशन जो है वो इलीगल माइनिंग में वो सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो एक तो पॉवर्टी, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो दो रीज़न है जिसकी वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। साथ के साथ में कोल माफिया का बहुत बड़ा रैकेट है यहाँ पर। कोल माफिया यानी कि बहुत सारे लोग ग्रुप बना करके, आपने कई बार सुना होगा कि कोई डीएसपी है किसी स्टेट के अंदर में, वो इन कोल माफिया से लड़ने के लिए जाता है, और ये कोल माफिया इतने ज़्यादा इनके पास हथियार होते हैं, पावर होती है, पोजीशन, एक तरीके से बड़े बड़े लोगों के साथ इनका लिंक होता है, और वो क्या करते हैं, डीएसपी जो है उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ये जो कोल माफिया है इनको कहीं ना कहीं संरक्षण मिला होता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसकी वजह से जो है इलीगल माइनिंग हमारे यहाँ बढ़ रही है। दूसरी बात बोली गई है, वाई डू सो मेनी वर्कर डाइज इन इलीगल कोल माइनिंग। तो इलीगल चीज़ें हैं कोल माइनिंग में और डेथ क्यों होंगी? अगर इलीगल चीज़ें हैं तो जाहिर सी बात है सेफ्टी प्रिकॉशंस, सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान तो रखा नहीं जाएगा। लोग जो बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे नहीं सेफ्टी वगैरह के ऊपर में, कि जो लोग माइनिंग के लिए उतर रहे हैं खदानों में उनको प्रॉपर ब्रीदिंग के लिए सांस लेने के लिए कुछ ना कुछ इक्विपमेंट्स दिए जाएं। तो ये जो चीज़ें हैं सेफ्टी इक्विपमेंट्स की कमी की वजह से, प्रोटोकॉल्स फॉलो ना करने की वजह से इलीगल कोल माइनिंग के अंदर में बहुत ज़्यादा डेथ्स जो हो रही हैं लोगों की। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा सिनेरियो क्या है, क्या चैलेंजेस है, मुद्दा क्या है, क्यों चीज़ें नहीं ठीक हो पा रही हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सके तो हम कल इसको करेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी रॉयल्टी और टैक्स वाला इशू भी इसी से ही रिलेटेड था, कोल माइनिंग और मिनरल से रिलेटेड। ठीक, तो अगर आपको हमारी पहल अच्छी लग रही है, जितना भी हम यूज़फुल कंटेंट कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छी चीज़ आपको ला करके प्रोवाइड करा पाएँ, तो नोटबुक आइस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, शुक्रिया एंड बाय बाय।